नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार। आप लोगों का हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ आ रही होंगी और हम जो है क्वेश्चनों को रिवीजन के तौर पे मतलब रिवीजन मेरे को कराना आपका उद्देश्य है। सोचता हूँ कि भई आप जो है पीवाईक्यू से हेल्प मिले कुछ, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है? हम सारी परीक्षाओं को लाते रहेंगे समय के अनुसार, धीरे-धीरे करके चीज़ें शुरू की हैं, वो आगे तक जाएँगी, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है? ये क्वेश्चंस जो हम देख रहे थे, अभी हम पॉलिटी को चला रहे हैं और पॉलिटी को हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। आपने देखा होगा चैनल पे एक साथ में हमने 4 वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं और अगली क्लासें और भी आपको मिल जाएँगी, लगातार मिलती चली जाएँगी आपको, ठीक है? सब्जेक्ट को वन बाय वन करके हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पालना होता है उसके लिए, ठीक है? पढ़ाई करनी होती है, आपका कर्तव्य पढ़ना, बाकी पर जो आपके सामने आएगा, पेशेंस होगा आपके अंदर, थोड़ा-सा चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं, आज नहीं तो कल हो जाएँगी, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा। जो इस परीक्षा के नज़दीक हैं, उन्हें कई सारी परीक्षाएँ देखने के लिए मिलेंगी। वर्ष में आप देख रहे हैं अभी यूपी पुलिस आने वाला है, यूपी एसआई का एग्ज़ाम भी डिक्लेयर हो गया है, कांस्टेबल आ ही रहा है, आपके सामने एक होमगार्ड की भी भर्ती दे दी गई है, ठीक है? एसएससी जीडी आ रहा है आपके सामने, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है इनको लेकर, ठीक है? चीज़ें आपको जैसी भी लग रही हैं आप बताइए और क्या आपको और चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करिए, फिर इसी तरीके से हम लोग आपके लिए काम करना शुरू करते हैं, ठीक है? मैंने शायद आपको लास्ट ये क्वेश्चन पे छोड़ा था और ये शायद करा दिया था। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री है ना, मैंने इसके बारे में बताया था। निर्मला सीतारमण जो हमारी ताई हैं, उनके बारे में। और ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि आप इसको देखिए, थोड़ा बताइए मेरे को। अगस्त 2020 में ये कह रहा है, अगस्त 2020 में 20 तक स्थिति के अनुसार दिल्ली किसकी बात कर रहा है? दिल्ली। एनसीटी क्या कह रहा है? एनसीटी हेतु तो लोकसभा की सीटों की आवंटित की गई संख्या। देखो बेटा, सारी चीजें इस क्वेश्चन में फालतू थी, कुछ नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है आपसे। ये लैंग्वेज है आपका, सिर्फ खेल है भाषा का, सिर्फ। देखिए 2000 में आया है और 2020 में आया है, सीधा आपसे ये कह रहा है लोकसभा की सीटों की संख्या, सीटों की संख्या दिल्ली में कितनी है भाई? आपसे पूछ रहा है दिल्ली। एनसीटी का मतलब क्या है बेटा? एनसीटी का मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या है एनसीटी का मतलब? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कुछ नहीं कहा उसने, बस भाषा है, आपके सामने कैसे पेश करना जा रहा है, ये आपको समझना है। आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा उसमें है, दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 हैं। कितनी हैं? 7 हैं। आपसे केवल यही पूछा है। सबसे बड़ा क्षेत्र लोकसभा का बेटा, क्या आप देख चुके हैं? सबसे बड़ा राज्य, बड़ा, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कितने हैं? 80 सीट है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है? यूपी है। आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग होता है? बेटा नई लोकसभा का चुनाव हो गया। क्या हो गया? नई लोकसभा का चुनाव, ठीक है? अब नए मेंबर चुन के आए होंगे। कौन आए हैं? नए सदस्य आए हैं। आपने देखा होगा चुनाव में पुराने लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो पुरानी लोकसभा के जिन लोगों ने चुनाव लड़ा और वो हार गए तो अंतिम लोकसभा का क्या होता है? अंतिम सत्र होता है, यानी पिछली वाली लोकसभा का, पिछली वाली लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चुनाव, वर्तमान जो नई चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें चुनाव हार जाते हैं। इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, लेम डक। क्या प्रयोग होता है? लेम डक शब्द का प्रयोग होता है। लेम डक यानी बेटा लंगड़ा बतख। क्या होता है शब्द? लंगड़ा बतख या लंगड़ा बतख सदस्य कहा जाता है उनको।
तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछे, भैया जैसे 2024 में चुनाव हुए थे, पिछली जो लोकसभा के मेंबर थे वो चुन के आए होंगे, 2019 में जब चुनाव हुए थे उसमें चुन के आए, और 2024 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा। तो बहुत सारे मेंबर क्या होते हैं, चुनाव हार जाते हैं। उन मेंबरों के लिए शब्द प्रयोग होता है, उसे लेम डक शब्द कहते हैं, क्योंकि वो हार गए हैं। क्या है, हार गए हैं। तो लेम डक का मतलब होता है लंगड़ा बतख। क्या होता है बेटा, लंगड़ा बतख। ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है किसका, ये बेटा प्रोटेम क्या होता है, जब नई लोकसभा चुन के आती है तो बेटा उसको सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, प्रोटेम स्पीकर का। ये कौन नियुक्त करता है, तो बेटा इसकी नियुक्ति, को शपथ, इसको हटाना, ठीक है, या बेटा इसका इस्तीफा, ये सारे काम राष्ट्रपति कर देता है। क्या कर देता है, राष्ट्रपति कर देता है। क्यों कर देता है भाई, राष्ट्रपति ने एक व्यक्ति को शपथ दिला दी और ये सभी व्यक्तियों को शपथ दिलाएगा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में उनकी हेल्प करेगा। क्या करेगा बेटा, सहायता करेगा। कोरम क्या होता है बेटा, कोरम, कोरम को और हिंदी में कहते हैं गढ़पूर्ति। क्या कहते हैं बेटा, गढ़पूर्ति। यानी लोकसभा की जो कार्रवाई चलेगी, सत्र चलने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है। सत्र के लिए बेटा किसकी आवश्यकता होती है, कोरम की। या फिर विपक्षी दल बनने के लिए, विपक्षी दल कौन कहलाएगा, जिसके पास कोरम की पूर्ति हो रही हो। कोरम होता है बेटा सीटों का 10%। क्या होता है, सीटों का 10%। यानी ऐसे समझो कि हमने डिस्कस करना है कि मतलब अगले वीक के लिए बच्चे ने कहा कि छुट्टी करनी है। सर कोई त्यौहार आ रहा है या कोई ऐसा, मान लीजिएगा कि अभी ग्रेजुएशन की परीक्षाएं चल रही हैं, सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं। अधिकांश बच्चों को बीए या बीएससी के एग्जाम देने जाना है। बच्चों ने कहा सर एक हफ्ते की छुट्टी कर लो, ठीक है। हमने ये कहा, अब कुछ बच्चों ने कहा नहीं कर लो, तो हमने एक बात तय कर ली कि बेटा नेक्स्ट डे की छुट्टी की बात हो रही है, कुछ भी समझो। तो हमने कहा कि अगर 10% बच्चे आएंगे तो क्लास चलेगी, अगर 10% से कम आएंगे तो क्लास नहीं चलेगी। तो हमने क्लास का कोरम कितना तय कर दिया, 10%। ऐसे ही लोकसभा या विधानसभा इन सब में कोरम होता है। कितना परसेंट होता है बेटा, 10%, 10%। या सीटों का 1/10, या इसको कह देते हैं 10वां भाग। क्या कह देते हैं बेटा, 10वां भाग। इन सारे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है। बेटा भारतीय संविधान ना 3 प्रकार की निधियां देता है। कितनी, 3 प्रकार की। एक तो होती है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, ठीक है बेटा। इस संचित निधि में जो टैक्स है, टैक्स प्लस जो सरकार पैसा ऋण पे देती है, यानी जो ऋण दिया पैसा है उससे क्या आता है, ब्याज आता है, ठीक है। तो ये जाता है इसमें। दूसरी होती है बेटा अचानक कुछ पैसे के लिए एक फंड जमा किया जाता है, आकस्मिक निधि बोलते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति के अंडर रहती है, ठीक। तीसरी होती है बेटा लोक लेखा निधि। क्या बोलते हैं, लोक लेखा निधि। इसके अलावा जो पैसा आता है, जो संचित निधि में जाता है, उसके अलावा जो पैसा, अन्य पैसा आता है, वो यहाँ रखा जाता है, ठीक है। 3 प्रकार की निधियां हैं। कितने प्रकार की बच्चों निधियां हैं, 3 प्रकार। निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे। यानी आपसे पूछ रहा है लोकसभा का अध्यक्ष कौन नहीं रहा है बच्चे। तो इनमें से लोकसभा का अध्यक्ष जो है, ये ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल। तो बेटा प्रतिभा पाटिल कौन थी, राष्ट्रपति रही थी। तो बलराम जाखड़ बेटा ये रहे हैं। फिर सोमनाथ चटर्जी बिल्कुल रहे हैं बेटा। और पीए संगमा भी रहे हैं बेटा। तो ये तीनों रहे हैं, कौन नहीं रहा, ये भी रहे, ये भी रहे और ये भी रहे। बेटा इसका आंसर है प्रतिभा देवी पाटिल। ये कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल जो बेटा है, प्रतिभा पाटिल
ये राष्ट्रपति रही हैं, राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक। पहली महिला का खिताब है इनको, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति हमारे देश में, राष्ट्रपति। ठीक है, अब दूसरी महिला हो गई हैं, सेकंड। आइए, भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थाई प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटेम स्पीकर बेटा अस्थाई अध्यक्ष होता है, क्या होता है? कुछ दिनों के लिए आता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थाई अध्यक्ष होता है बेटा। टेम्परेरी 9 से 11 12 या 15 जो भी दिन है, उसने सभी मेंबरों को पार्लियामेंट को, वो लोकसभा को शपथ दिलवाया, चुनाव में हेल्प कर दिया और उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसके बारे में सही कथन, इस पद के लिए नाम की अनुशंसा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पद के लिए नाम की अनुशंसा प्रतिनिधि सभा में विपक्ष के नेता, इस पद के लिए नाम की अनुशंसा सभा के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बेटा इसमें केवल सोचना था। इस पद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर कौन बनाया जाएगा बेटा? जो लोकसभा के अंदर सबसे सीनियर मेंबर हो, सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति। और वरिष्ठतम कैसे? सर्वाधिक बार चुनाव जीत के आया है, सर्वाधिक बार चुनाव जीतकर आया है, जीतकर आया हो, ये बेटा परंपरा रही है हमारी। कई कार्यकाल लोकसभा के देखे हैं, तो उसको हम क्या बना देंगे? प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए बेटा 3 बार आया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बेटा पहला ही कथन सही है। तो लोकसभा का अध्यक्ष है, जो जॉइंट मीटिंग होती है, संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। बेटा ये आर्टिकल 108 में है। किस आर्टिकल में? 108 में। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बेटा लोकसभा का अध्यक्ष ही हमेशा करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का अध्यक्ष रूठ जाएगा, भाई उसके पास में सेकंड बड़ा पद का भी तो गरिमा है। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? बेटा संसद का डिजाइन किसने किया था? आर्किटेक्ट कौन था? भारतीय संसद के वास्तुकार पूछ रहा है। ठीक है, वास्तुकार एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, और इनके साथ थे हर्बर्ट वेकर। कौन थे बेटा? ठीक है, यहाँ एक ही नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? हर्बर्ट वेकर नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये डिजाइन करता थे, जो पहले वायसराय हाउस होता था, उसी को हमने अभी क्या कर रखा है? प्रेसिडेंट हाउस कर रखा है। ठीक है, हमारी जो संसद भवन है बेटा, इसके वास्तुकार कौन थे? लेकिन अब बताना है आपको, नई संसद भवन का गठन हो गया है। क्या हो गया है? सेंट्रल विस्टा, उसका क्या वास्तुकार कौन है? नई संसद भवन बन के तैयार हो गई है, मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इसको बताना है दरअसल में। ठीक है, ये संसद भवन की आधारशिला 1921 में रखी गई थी। कब रखी गई थी बेटा? 1921 में। ठीक है, और बन के तैयार होती है हमारी जो है 27 में। कब तैयार होती है बेटा? 1927 में, करीब करीब 6 वर्षों में। तो बेटा ये अंग्रेजों के ज़माने की बातें हैं, कब की है? आज की नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने की बातें हैं। ठीक है, तो बच्चे इसका जो उद्घाटन होता है, लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय होते हैं 1927 में। लॉर्ड इरविन कौन थे बेटा? वायसराय ऑफ इंडिया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। भाई मोदी जी ने क्या किया? बहुत समय के बाद संसद की भी जरूरत थी, नहीं की, तो बेटा
नई संसद सेंट्रल विस्टा, क्या नाम है इसका? सेंट्रल विस्टा। इसकी नींव मोदी जी ने कब रखी, इसको याद रखेंगे। मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी है। 10 दिसंबर 2020 को। उद्घाटन बच्चे कब हो जाता है इसका? उद्घाटन, इसका उद्घाटन हो जाता है 28 मई 2023। ठीक है, मोदी जी के द्वारा। अब बताओ नई सदन का, देखो ये पुरानी का आपसे जब पूछ ही लिया है तो नई सदन का वास्तुकार पूछ लेगा, सेंट्रल विस्टा का कौन पूछ लेगा? वास्तुकार, यानी इसकी डिजाइन किसने बनाई थी बेटा? ठीक है, आर्किटेक्ट कौन था इसका आर्किटेक्ट? तो बेटा इसका आर्किटेक्ट है विमल पटेल। क्या नाम है इनका? विमल पटेल जी नाम है, विमल पटेल। ठीक है, तो नई का भी याद रखेंगे, विमल पटेल। आगे चलिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? ठीक है, मनोनीत किया जाता है बच्चे, ये पीछे भी आप देख। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्य। कहाँ से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ये 4 सेक्टर से आते हैं। ये 4 क्षेत्र। आगे चलिए। संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी हो जाए? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। आपसे पूछ रहा है संसदीय चुनाव में, यानी संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की होती है 25 और राज्यसभा की होती है 30। बेटा कम से कम आयु पूछ ली है संसद का मेंबर बनने के लिए। आप संसद में 25 वर्ष की उम्र में एंट्री मार सकते हैं, कम तो यही है। ठीक है, मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो कहता है कि भैया राज्यसभा से कितनी होनी चाहिए? बेटा एज के 3 ही फैक्टर हैं। एज, एक होती है 35, एक होती है 30, एक 25। यहाँ 3 पद आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। यहाँ 2 आते हैं, राज्यसभा का मेंबर और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, राज्यसभा और विधान परिषद। यहाँ आते हैं लोकसभा और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहीं से लग जाती है। सबकी मैक्सिमम एज बेटा, अधिकतम एज कितनी होगी? नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है रिटायर होने की बेटा, इनकी कोई सीमा। ठीक है, आगे आ जाओ। किस स्थिति या स्थितियों के अंतर्गत संसद एक सदस्य निर्धारित किया जाता है, यानी उसकी संसद सदस्य नहीं रह सकता बेटा? क्या कह रहा है? संसद का सदस्य नहीं बन सकता, यानी योग्यता नहीं है। ठीक है, यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो बिल्कुल सही बात है, ये व्यक्ति नहीं आ सकता संसद सदस्य के लिए। ठीक है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए, नहीं आ सकता। यदि वह अनवक दिवालिया है, दिवालिया व्यक्ति का क्या काम है? बेटा तीनों ही ऑप्शन इसमें तो ठीक है। क्या है? तीनों ही ऑप्शन ठीक है। संसद सदस्य के लिए भारतीय नागरिक हो, दिवालिया पागल न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, एज, अब वो किस सदन में जा रहा है के लिए, 30 है, 25 है, 35 है, क्या है? ठीक है, लोकसभा, अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों के द्वारा समर्थित होता है? बेटा अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का लोग लेके आएंगे। कौन लेके आएगा? विपक्ष। ठीक है, इस पे जो है समर्थन होना चाहिए 50 सदस्यों का 50 मेंबरों का। ठीक है, कम से कम समर्थन कितना होना चाहिए? 50 मेंबर, तब आएगा। आगे चलिए। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा कितने दिनों तक लोकसभा को वापस भेज सकती है? बेटा धन विधेयक
हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है और इसे लोकसभा पे ही अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा को भेज देगी, लेकिन राज्यसभा का 14 दिन तक वही रख सकती है। 14 दिन में अपनी प्रतिक्रिया देगी, सुझाव देगी। ठीक है, इसके पास फैल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने दिन में? 14 दिन में। ठीक है, तो अधिकार किसका है? लोकसभा का संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की एज कितनी है बच्चे? राज्यसभा का बनने के लिए अभी मैंने बताई थी, सारी एज अभी पीछे देखी होगी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा सदस्य की अवधि पूछ रहा है, तो बेटा राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए आते हैं? 6 वर्ष के लिए आते हैं। और बेटा प्रत्येक 2 वर्ष में बच्चों 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। 1/3 दो सदस्य क्या हो जाता है? रिटायर। और इतने पर ही चुनाव हो जाता है। चुनाव राज्यसभा के लिए वोट कौन करता है बेटा? स्टेट के एमएलए वोट करते हैं। कौन करता है? स्टेट एमएलए, राज्य के विधायक। ठीक है, कितने वर्ष की अवधि है? 6 वर्ष की अवधि है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखो 3 बार आया है, 2000 में आया, 2 में आया, 2012 में आया। बेटा राज्यसभा की अध्यक्षता संविधान का आर्टिकल 64 याद करो। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा बच्चे? बात का स्रोत क्या है? यूएसए है। वेतन भी बेटा इसी पद का मिलता है। इस वेतन की कार्य का मिलता है। ठीक है, क्या होगा बेटा? भारत का उपराष्ट्रपति। बात करते हैं न्यायालय की। कौन से वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने अब? न्यायालय चैप्टर से। आइए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बेटा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? एक शब्द होता है उच्चतम न्यायालय। तो बेटा ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए हो गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं इंडिया में? आपके लिए क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय बेटा इस समय 25 है। कितने हैं? 25। 2017 में आया था, वो 70 छोड़िए, आज फिर से आएगा तो आपके सामने आएगा। कितने हैं वर्तमान में? 25। अंतिम वाला बना है वो कहाँ बना है बच्चों, और किस राज्य का? अंतिम बना है अमरावती। तो किस राज्य का बना है बच्चों? आंध्र प्रदेश का बना है। ठीक है, किसका? आंध्र प्रदेश का। मुझे बताओ उच्चतम न्यायालय कितने हैं और कहाँ पर है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा बच्चों? राष्ट्रपति करेगा। अगला, मामलों को अदालत के बाहर सौहार्दपूर्वक निपटाया जाता है। यानी ये कह रहा है मामलों को, कोई भी मैटर है, अदालत के बाहर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। तो बेटा अदालत के बाहर सौहार्दपूर्ण का मतलब है शांत प्रिय तरीके से। शांत तरीके से कहाँ निपटाया जा सकता है? लोक अदालत में। कहाँ पे बच्चों? लोक अदालत में। ठीक है, कहाँ पर निपटाया जाता है? लोक अदालत में ये मामला निपटा लिया जाता है। ठीक है ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। इसके द्वारा? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा क्या गठन कर दिया जाता है? तो बेटा लोक अदालत का गठन कर दिया जाता है और इन मामलों को सुलझा दिया जाता है। ये कब बने? 1937 में। कब बच्चों? 1937 में, 1937 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी निचली अदालत है बेटा? निचली अदालत कौन सी हो जाएगी? उच्च न्यायालय,
सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेटा जिला एवं सत्र न्यायालय। निचली अदालत, जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, कौन हो जाएगी? जिला एवं सत्र न्यायालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? तो बेटा इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ कहाँ पे है? लखनऊ में है बेटा। कहाँ है बच्चों? लखनऊ में। जो इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट है, तो बेटा इलाहाबाद में ही शुरू से था? नहीं था। 1869 में आगरा था पहले। 1869 में आगरा से इलाहाबाद पहुंचा दिया गया था। कब पहुंचा दिया गया? आगरा से इलाहाबाद पहुंचा दिया गया। ठीक है, और नाम इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट 1925 में किया गया। कब किया गया? 1919 में कर दिया गया था, सॉरी 1920 में। और 1925 में इसकी बेंच लगा दी जाती है। कब लगा दी जाती है? लखनऊ में इसकी बेंच बना दी जाती है 1925 में। आगरा में इसकी बेंच की मांग चलती है। कहाँ है बच्चे इसकी? लखनऊ में है। ठीक है, मेरठ में भी मांग चलती है और होनी भी चाहिए भाई, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। ये देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से डेट पूछ रहा है कि एक महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की कि एक पुरुष के मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद, उसकी बेटियां पिता के द्वारा विभाजन में प्राप्त स्वयं अर्जित के साथ साथ अन्य संपत्तियों को प्राप्त करने की हकदार होंगे। बेटा ये पूछ रहा है, अगर पिता की डेथ हो जाती है तो उसकी चल अचल संपत्ति में बेटियों का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए, भाग होना चाहिए। बेटा किस डेट को ये फैसला दिया है? फैसला किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। किसने दिया है बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने। आपको डेट पूछा है, 2022 में आया है मामला बच्चे, 2022 का है, तो 2022 वाला इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। नहीं लगा तक नहीं लगा सकते इतनी आसानी से, अगर पढ़ा है आपने तो ठीक लगा सकते हैं। 20 जनवरी 2022 को आया था ये फैसला। कब आया था बच्चे? 20 जनवरी 2022 को आया था। ठीक है, आइए, करंट अफेयर से जुड़ जाता है ये क्वेश्चन। 2021 में, ये भी करंट से जुड़ जाता है। 2021 में उच्चतम न्यायालय ने कीर्ति बनाम, कीर्ति और किसके साथ में ये केस हुआ? घरेलू कार्यों की लैंगिक प्रवृत्ति को मान्यता दी और कहा इनका आर्थिक महत्व है। बेटा घर में अगर कोई कार्य कर रहा है, गृहिणी है या कुछ है, उसका भी अपने जीवन में अस्तित्व होता है कि नहीं होता? बेटा ये एक एक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एक्सीडेंट। तो बेटा ये केस आता है कीर्ति बनाम, कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये कंपनी है बीमा वाली, ओरिएंटल इंश्योरेंस साथ में। तो बेटा इसमें क्या होता है? एक पुरुष और उसकी प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला, रोड एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? डेथ हो जाती है। तो उसका क्लेम किया गया था। तो उस समय महिला को उन्होंने, ये जो कंपनी थी वो इनका आर्थिक वैल्यू नहीं समझ मान मान रही थी रोड एक्सीडेंट में। तो उस समय ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इनकी क्या है, आर्थिक इकोनॉमी बच्चों की पर्पज से दृष्टि है, क्योंकि इनकी नाबालिग बच्चे थे उस समय। ठीक है, तो क्या दिलाया गया? मुआवजा दिलवाया गया। आगे आइए, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेटा यह संपूर्ण, अभिन्न और स्वतंत्र है। इस पर संसद का नियंत्रण है, इस पर राज्य का नियंत्रण है। बेटा हमारी न्याय प्रणाली संपूर्ण, अभिन्न और स्वतंत्र है। बेटा कैसी है? स्वतंत्र है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? बेटा सर्वोच्च न्यायालय कैसा होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। कौन सा आर्टिकल इस बात की पुष्टि करता है? बच्चे इस बात की पुष्टि आर्टिकल 129 करता है। आर्टिकल 1 से 11 बच्चे किससे जुड़ा हुआ है? ये विधेयकों से जुड़ा हुआ है। विधेयक,
राष्ट्रपति के पास जाते हैं, पास करना है या नहीं करना, इससे जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है? पास करना है या नहीं करना। आर्टिकल 119 इससे जुड़ा हुआ है बच्चा। आर्टिकल 119 वित्तीय कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। से जुड़ा हुआ है वित्तीय कार्रवाई, ठीक है? वित्तीय संबंध रखता है, पार्लियामेंट से संबंधित है। 135 बेटा फेडरल न्यायालय से जुड़ा हुआ है। फिर तो 135 की बात करें, इससे जुड़ा हुआ है फेडरल न्यायालय। इसकी शक्तियां कौन प्रयोग करता है बेटा? इसकी शक्तियों का जो प्रयोग है सुप्रीम कोर्ट। कौन बच्चे? सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है, ठीक है? आगे चलते हैं। न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य की धारा 193 के तहत दंडनीय नहीं होता है। बेटा जो झूठी गवाही देते हैं, झूठी गवाही यानी झूठा साक्ष्य पेश कर रहे हो, क्या पेश कर रहे हैं? झूठा साक्ष्य। बेटा आईपीसी की धारा 193, लेकिन आईपीसी को बच्चे अब चेंज कर दिया गया है, इसमें बीएनएस। तो ये वाली जो बात थी, बीएनएस की धारा किस में हो गई है? 200 में। सेम वाली बात क्या हो गई है? 200 में हो गई है। तो बेटा इसमें क्या होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय विवेचना, भारतीय दंड संहिता इसकी धारा, तो बीएनएस की धारा दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता है। 7 वर्ष की सजा हो सकती है, ठीक है? और आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना। या फिर ये दोनों हो सकते हैं, दोनों किए जा सकते हैं, ठीक है? दोनों किए जा सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? बेटा सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद के द्वारा किसी भी निर्णय आदेश की समीक्षा करने का अधिकार इस आर्टिकल में है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आर्टिकल 137 किसमें है बच्चे? आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 143 क्या है? न्यायालय का परामर्शी अधिकार है। बेटा सलाहकारी अधिकार है, सीआई से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है बच्चे। क्या नहीं है? सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है सीजीआई डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं आपने हमारी बात को क्यों नहीं माना, सलाह ली क्यों? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? आगे चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद? बेटा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन सुलझाएगा बच्चे? अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। और ये बात आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 71 में है। आर्टिकल 80 में क्या है बच्चे? सरला शब्द से याद करो, सरला यानी राज्यसभा। आर्टिकल 65 किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 60 किससे जुड़ा हुआ है बच्चे? आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। आर्टिकल 65 में क्या है? तो बेटा एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या है? एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है? किससे जुड़ा हुआ मामला है बच्चे? कार्यवाहक राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल, ठीक है? समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसका आंसर ऑप्शन ए वाला सही है। कौन सा? 71 वाला। आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? कि जो भारत से भाग जाते हैं, भारतीय भगोड़ा की बात हो रही है, किसकी? भारतीय भगोड़ा यानी भारत से बाहर चले जाते हैं, ठीक है? जैसे कि विजय माल्या, जैसे कि नीरव मोदी। कौन बच्चे? नीरव मोदी। इन सब की बातें हो रही हैं। तो बेटा इसका उपाय जो किया गया था, भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 के द्वारा क्या किया गया कि जो संपत्ति हमारे देश में है
इस संपत्ति पर कब्जा, संपत्ति पर सरकार का स्वामित्व। यही मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है कि किस उद्योगपति की संपत्ति को, यानी किस उद्योगपति के घर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा बनाने की तैयारी चल रही है। ये क्वेश्चन है, किस उद्योगपति के घर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा बनाने की तैयारी चल रही है? कमेंट करके बताइएगा मेरे को। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय है? बच्चा, दिल्ली में राजधानी तो 1912 में आती है। कलकत्ता का उच्च न्यायालय है कहाँ का? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। ठीक है। कलकत्ता में अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या बनाया था बेटे? न्यायालय बनाया था। कब बनाया था? ये हाई कोर्ट बनता है 1862 में। कब बनता है बच्चों? 1862 में। कलकत्ता ही नहीं, 3 बनाए थे 1862 में, 3 जगह। एक तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है। मुंबई तो आज है, उस समय क्या थी? मुंबई थी। तीनों ही बनाए थे उस समय। ठीक है। सबसे पुराना कहाँ का हो जाएगा? कलकत्ता वाला। आगे आइए। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त की आयु, यानी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों की आयु पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट बेटा यहाँ से रिटायर होंगे 65, यानी केंद्र की जो रिटायरमेंट है, केंद्र वाली लगभग लगभग 65 में। और राज्य वाली जो रिटायरमेंट है बच्चे, वो 62 ईयर है। कितनी है? 62। हाई कोर्ट के जजों की कितनी हो जाएगी? 62। सुप्रीम कोर्ट के जजों की 65। तो यहाँ क्या पूछा है बच्चे? 65 वाला सुप्रीम कोर्ट की जज की रिटायरमेंट की एज पूछी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिला न्यायाधीश कौन से मामले की सुनवाई कर सकता है? बच्चे, जिला न्यायाधीश जो है ना, सिविल मामले की सुनवाई कर सकता है। मामले की, सिविल मामले की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बेटा हाई कोर्ट की बात कर रहा है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और बच्चे ये सलाह लेंगे राज्यपाल से और सीजीआई से सलाह लेंगे, राज्यपाल से और सीजीआई से। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समझ गए होंगे। आगे चलिए। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? बच्चों, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। और बेटा ये भी नहीं पता, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ठीक है। खोंच में लो, नाक डुबाओ, मर जाओ। ठीक है। ये क्वेश्चन फिर परीक्षा तुम्हारे लिए बनाई नहीं गई है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम आया था? बेटा कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय अधिनियम आपसे पूछ रहा है। कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय अधिनियम बच्चे कब आया था? आपसे ये पूछ रहा है। 1984 में आया था। 1984 में क्या था बच्चे? के अंदर क्या किया गया कि जो परिवार में आपसी में दिक्कत आ जाती है, तो पारिवारिक विवाद, हाँ, सुलझाना, या दंपति में, महिला पुरुष में आपसी के मामले पति पत्नी वाले होते हैं, उनको समझाना, पति पत्नी के मैटर को सुलझाना। कब आया था बच्चे? 1984 में आया था, 1984 में आया था। आगे नेक्स्ट कल चलेंगे हम लोग। ठीक है। किस पे चलेंगे? गवर्नर से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बहुत जल्दी से देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा आप बताइए मुझे कमेंट करके। और आपका बताना हमारे लिए कुछ एनर्जी देता है भाई। आपका बताना है, कमेंट करना क्या देता है हमें? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ठीक है। तो ऐसे ही हम सीरीज लाते रहेंगे। आपको किस परीक्षा की सीरीज
सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है, पीवाईक्यू की रिक्वायरमेंट है, या इनके लिए प्रैक्टिस सीरीज़ चलाई जाए, प्रैक्टिस सेशन चलाए जाएँ, तो आपको हमें बताइए, फिर हम उसके लिए कुछ करते हैं। आप जितनी हेल्प हो सकेगी उतना हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।